इसके पहले वीडियो में हमने अर्थशास्त्र के विभागों का पारस्परिक संबंध के बारे में अध्ययन किया था। इस वीडियो के अंतर्गत हम अर्थशास्त्र का महत्व तथा उसकी सीमाओं के बारे में पढ़ेंगे। अर्थशास्त्र का महत्व। अर्थशास्त्र का मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में महत्व होता है, चाहे वो व्यापारिक हो, राजनीतिक हो, कर्मचारी हो, बैंकर हो, गृहिणी हो, श्रमिक हो इत्यादि सभी के लिए अर्थशास्त्र का अध्ययन महत्वपूर्ण होता है। अर्थशास्त्र का महत्व निम्नलिखित है। मतलब अर्थशास्त्र एक ऐसा होता है कि जिसका जो महत्व होता है वह सभी क्षेत्र में होता है, चाहे वह व्यक्ति व्यापारिक हो, राजनीति हो, कर्मचारी हो, बैंक से रिलेटेड हो, गृहिणी हो या श्रमिक हो, सभी लोगों को अर्थशास्त्र महत्वपूर्ण होता है। इसका पहला पॉइंट है विद्वानों के लिए महत्व। अर्थशास्त्र एक तर्कसंगत तथा क्रमबद्ध विज्ञान है। यह आर्थिक घटनाओं के मध्य कारण एवं परिणाम का संबंध बताता है, जिसके आधार पर हम विभिन्न समस्याओं का विश्लेषण कर सकते हैं। जो अर्थशास्त्र होता है वह कैसा है? एक क्रमबद्ध रूप में एक विज्ञान है। अर्थशास्त्र को क्या कहा गया है? क्रमबद्ध रूप में विज्ञान कहा गया है, जिसके अंतर्गत होने वाली सभी आर्थिक घटनाओं के कारणों और उसके मध्य परिणाम के संबंधों को बताया जाता है। इसलिए यह विद्वानों के लिए क्या होती है? महत्वपूर्ण होता है। दूसरा पॉइंट है उत्पादकों के लिए महत्व। उत्पादक अधिकतम लाभ तभी प्राप्त कर सकते हैं जबकि न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन हो। यह उत्पादन के विभिन्न सिद्धांतों के द्वारा ही संभव हो सकता है। मतलब क्या अर्थशास्त्र का दूसरा महत्व है कि जो उत्पादक है, जब उत्पादक न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन करना सीख लेंगे तब उनके लिए यह क्या होगा? अर्थशास्त्र महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जब उनको लाभ अधिक मात्रा में प्राप्त होगा तभी वह अर्थशास्त्र के नियमों का क्या करेंगे? उपयोग करेंगे। और अर्थशास्त्र के नियमों का उपयोग करने के लिए उन्हें न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन करना चाहिए, जिससे कि उन्हें अधिकतम लाभ की प्राप्ति हो। तीसरा है उपभोक्ताओं के लिए महत्व। अर्थशास्त्र का उद्देश्य मानव कल्याण को अधिकतम करना है। अर्थशास्त्र के सिद्धांत इनमें हमारी मदद करते हैं। उदाहरणार्थ, समसीमांत उपयोगिता द्वारा उपभोक्ता अपनी सीमित आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सकता है। मतलब उपभोक्ताओं के लिए महत्व, किस प्रकार उपभोक्ता के लिए अर्थशास्त्र का महत्व रहेगा? क्योंकि अर्थशास्त्र का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि समाज का कल्याण करना। समाज का कल्याण हो, और समाज का कल्याण तभी होगा जब मानव का कल्याण होगा। और मानव का कल्याण करने के लिए हमें अर्थशास्त्र के समसीमांत उपयोगिता नियम द्वारा उपभोक्ता की सीमित आय को अधिकतम संतुष्ट करना होगा। तभी क्या होगा? उपभोक्ताओं के लिए अर्थशास्त्र का महत्व होगा। अगला है कीमत निर्धारण में महत्व। आर्थिक सिद्धांतों के आधार पर ही फर्म अपनी वस्तु की कीमत का निर्धारण उस बिंदु पर करती है जहां सीमांत लागत सीमांत आगम के बराबर होती है। इस स्थिति में फर्म के लाभ अधिकतम होते हैं। कीमत निर्धारण, कीमत का निर्धारण करना भी क्या होता है? अर्थशास्त्र का महत्व होता है, क्योंकि कीमत तो ज़रूरी नहीं है कि फर्म द्वारा जब वस्तु का उत्पादन किया जाए तो उसके बाद में उसे किसी भी कीमत पर विक्रय किया जाए, यह नहीं होता है। अर्थशास्त्र का महत्व इसीलिए होता है कि जिससे कि क्या हो? अधिकतम जो है कीमत का निर्धारण, कीमत जो है वस्तु का, जो फर्म में जो वस्तु निर्मित की जा रही है उसका निर्धारण करना, उसकी कीमत किस प्रकार की होगी, किस आधार पर उसका कीमत का निर्धारण करना, यह भी अर्थशास्त्र का एक महत्व होता है। वितरण की समस्याओं के हल में महत्व। एक फर्म वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत के द्वारा उत्पादन के साधनों को उनका पारितोषण देकर वितरण की समस्या का समाधान कर देता है। मतलब वितरण किस प्रकार किया जाएगा, उसकी समस्या, जो वितरण में जो समस्याएं आती है, उत्पादन के बाद में जब वितरण की समस्या आती है तो वितरण की समस्या को हल करने के लिए अर्थशास्त्र बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नियोजकों के लिए महत्व। अर्थशास्त्र के सिद्धांत नियोजकों को उपलब्ध संसाधनों के पूर्ण तथा कुशलतम उपयोग में मदद करते हैं। मतलब नियोजकों को किस प्रकार अर्थशास्त्र क्या करता है? जो एक योजना
लेकर क्या करता है, संसाधनों का उपयोग करके कुशलतम उपभोग की वस्तु निर्मित करने में मदद करता है। प्रशासन में महत्व। समाज का लाभ अधिकतम करने हेतु प्रशासन सदैव प्रयासरत रहता है। इसके लिए आवश्यक है कि समाज का न्यूनतम त्याग हो तथा सार्वजनिक क्रियाओं से अधिकतम लाभ प्राप्ति हो। अतः उपलब्ध साधनों का किस प्रकार उपयोग किया जाए कि आर्थिक कल्याण में वृद्धि हो, सुरक्षा व शांति बनी रहे आदि समस्याओं का हल करना अर्थशास्त्र के सिद्धांत का ही मार्गदर्शन करते हैं। मतलब प्रशासन को महत्व। प्रशासन क्या होता है कि जिसमें जो भी है, समाज में जो भी कार्य हो रहे हैं उनको कैसा करना है, अधिकतम उसमें लाभ प्राप्ति हो, समाज को अधिकतम क्या प्राप्त हो, लाभ प्राप्त हो। इसके लिए प्रशासन क्या करता है, सदैव प्रयासरत रहता है, जिससे कि समाज का क्या होता है, कल्याण होता है और उनके जो समाज के जो अराजक तत्व रहते हैं, जो समाज को क्या करते हैं, दूषित करते हैं, उनकी समाप्ति होती है। तो ये सभी किसके द्वारा होता है, अर्थशास्त्र के माध्यम से होता है। अगला है जीवन स्तर में महत्व। अधिकाधिक वस्तुओं के उपभोग को जीवन स्तर में सुधार माना जाता है। हम अपनी आवश्यकताओं की आपूर्ति हेतु आर्थिक प्रणाली पर निर्भर होते हैं। आर्थिक प्रणाली जितनी अधिक कुशल होगी उतना ही अधिक उत्पादन होगा। आर्थिक प्रणाली के कुशलतापूर्वक संचालन में अर्थशास्त्र हमारी मदद करता है। इस प्रकार अर्थशास्त्र जीवन स्तर में वृद्धि करने में सहायक होता है। मतलब अर्थशास्त्र के माध्यम से व्यक्ति के जीवन स्तर में भी वृद्धि होती है, क्योंकि जब उत्पादन बढ़ता है तो उत्पादन के साथ ही साथ वितरण बढ़ता है, और जब वितरण बढ़ता है तो उससे हमें अधिकतम रूप में क्या होती है, लाभ की प्राप्ति होती है। और जब लाभ प्राप्ति हो जाती है तो इससे व्यक्ति के, मानव के जीवन स्तर में वृद्धि होती है और साथ ही साथ मानव का कल्याण होता है। इसीलिए जो अर्थशास्त्र है वह मानव के जीवन स्तर में वृद्धि करने के लिए सहायक होता है। ये तो हमारे अर्थशास्त्र का हुआ महत्व। अब हम अर्थशास्त्र की कुछ सीमाएं पढ़ेंगे, क्योंकि जहाँ पर महत्व होता है वहाँ पर अर्थशास्त्र में कुछ सीमाएं भी होती हैं। जैसे अर्थशास्त्र की भांति अन्य शास्त्रों की भांति अर्थशास्त्र में भी कुछ सीमाएं होती है जो निम्नलिखित है। जैसे पहली दी है, गैर मानवीय क्रियाओं का अध्ययन नहीं। अर्थशास्त्र में केवल मानवीय क्रियाओं का ही अध्ययन किया जाता है, गैर मानवीय क्रियाओं का अध्ययन इनमें शामिल नहीं किया जाता है। मतलब मानवीय क्रियाएं कौन सी क्रियाएं, जो मानव निर्मित हो, मानव द्वारा जो क्रियाएं की जाती है उन्हीं क्रियाओं को अर्थशास्त्र में जो है शामिल किया जाता है। ऐसी क्रियाएं जो मानव निर्मित हो, मानव द्वारा की जाती है, उन्हीं को अर्थशास्त्र में शामिल किया जाता है। जो गैर मानवीय क्रियाएं होती है उसको इसके अंतर्गत अर्थशास्त्र में उसका अध्ययन नहीं किया जाता है। दूसरा है, समाज के केवल सही मनुष्यों का अध्ययन। अर्थशास्त्र में केवल उन मनुष्यों का अध्ययन किया जाता है जो सही अर्थों में समाज का सदस्य हो। दूसरे शब्दों में, जो मनुष्य वास्तविक है तथा जो सामाजिक मान्यताओं एवं मर्यादाओं का पालन करते हैं, उन्हीं का अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है। मतलब अर्थशास्त्र में क्या किया जाता है, केवल उन्हीं मनुष्यों का अध्ययन किया जाता है, उन्हीं मनुष्य की वास्तविक आयों का, मनुष्य की जो है के बारे में अध्ययन किया जाता है, जो कि एक स्वस्थ समाज का क्या होते हैं, हिस्सा होते हैं, ना कि वहाँ के समाज के लिए अराजक सिद्ध होते हैं। और साथ ही हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो समाज की मान्यताओं और मर्यादाओं का पालन करते हैं, उन्हीं व्यक्तियों को जो है समाज में एक स्थान मिलता है और उन्हीं का जो है अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है, न कि दूसरे लोगों का। ठीक है। अगला है, केवल आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन। अर्थशास्त्र में मनुष्य की केवल आर्थिक क्रियाओं का ही अध्ययन किया जाता है, गैर आर्थिक क्रियाओं का इसमें शामिल नहीं किया जाता। आर्थिक क्रिया मतलब जो कि पूरी नीति नियम के अनुसार जो है क्रियाएं की जाती है, उन्हीं क्रियाओं का अर्थशास्त्र में जो है अध्ययन किया जाता है, न कि गैर आर्थिक क्रियाएं। मापदंड। अर्थशास्त्र में आर्थिक क्रिया के केवल 2 मापदंड को ही स्वीकार किया गया है। प्रथम मार्शल के अनुसार मुद्रा और द्वितीय रॉबिन्स के अनुसार चुनाव प्रक्रिया।
वास्तविक रूप से मार्शल के मापदंड अर्थात मुद्रा को ही मान्यता दी जाती है। मतलब अर्थशास्त्र में केवल क्या किया जाता है, दो ही मापदंडों को माना गया है। एक पहला है मार्शल का मुद्रा के आधार पर मापदंड, और दूसरा है रॉबिन्स की चुनाव प्रक्रिया। मतलब किस प्रकार हमें किस वस्तु का चुनाव करना है, किस वस्तु को हमें वितरित करना है, जो भी चुनाव करना है वह चुनाव का प्रक्रिया का जो मापदंड होता है वह किसका होता है, रॉबिन्स का होता है। तो दो ही जो है मापदंड को वास्तविकता दी गई है, महत्व दिया गया है, बाकी दूसरे मापदंडों को महत्व नहीं दिया गया है। और वास्तविक रूप में मार्शल का जो मापदंड है मुद्रा, उसको ज़्यादा मात्रा में मान्यता दी गई है। तो ये इसका मापदंड क्या हो गया, मुद्रा हो गया। तो इसमें मुद्रा को ही क्या किया गया है, मापदंड के रूप में माना गया है, अन्य मापदंडों को स्वीकार नहीं किया गया है। इसके बाद अगला है केवल विज्ञान। रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र केवल वास्तविक विज्ञान है, परंतु यह सीमा अधिक मान्य नहीं है। रॉबिन्स को विज्ञान के साथ कला भी स्वीकारा जाने लगा है। जो है रॉबिन्स के अनुसार क्या बताया गया है कि अर्थशास्त्र केवल विज्ञान है, तो यह क्या है, यह एक सीमा तक ही मान्य किया जा सकता है, उसके बाद में इसे नहीं माना जा सकता है, क्योंकि जो है अर्थशास्त्र केवल विज्ञान न होकर विज्ञान के साथ में कला भी है। अगला है नियम सार्वभौमिक नहीं। अर्थशास्त्र के नियम प्राकृतिक विज्ञान के नियमों की भांति सार्वभौमिक अर्थात पूरी तरह सत्य नहीं होते हैं। जो अर्थशास्त्र के जो नियम हैं वह पूरी तरह सत्य नहीं होते हैं, प्राकृतिक विज्ञान के नियमों की तरह वो पूरी तरह से सत्य नहीं होते हैं, इसीलिए ये इसके जो नियम होते हैं असार्वभौमिक होते हैं। ये हुआ हमारे अर्थशास्त्र की कुछ सीमाएं। अब हम इस अध्याय के अंतर्गत वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ेंगे। इसमें पहला है सही विकल्प लिखिए। ज्ञान की किस शाखा में किसी तथ्य विशेष के कारण एवं परिणाम के पारस्परिक संबंध का अध्ययन क्रमबद्ध आधार पर किया जाता है? पहला है विज्ञान, दूसरा है कला, तीसरा वाणिज्य और चौथा है संगीत। तो इसका उत्तर है विज्ञान, क्योंकि विज्ञान के अंदर ही, विज्ञान के द्वारा ही क्या किया जाता है, ज्ञान की शाखा का विशेष के कारण एवं परिणाम के परस्पर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। कला एक दिए हुए उद्देश्य प्राप्ति के लिए नियमों की प्रणाली है। कहा है, किसने कहा है? पहला मार्शल, दूसरा रॉबिन्स, तीसरा केन्स और चौथा पिगू। जो है कला दिए गए उद्देश्य की प्राप्ति के लिए नियमों की प्रणाली है, यह केन्स की परिभाषा है। अर्थशास्त्र की केन्स की यह परिभाषा है। अगला है अर्थशास्त्र के विभाग होते हैं 2, 3, 4, 5। तो अर्थशास्त्र के 5 विभाग होते हैं। अगला है अर्थशास्त्र है विज्ञान, कला, उपयुक्त दोनों, उनमें से कोई नहीं। तो इसमें है अर्थशास्त्र, विज्ञान और कला दोनों हैं, तो इसका सी वाला पॉइंट है वो सही रहेगा। अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका पहला है विज्ञान में किसी तथ्य विशेष के कारण एवं खालिस्तान के परिणाम पारस्परिक संबंध का अध्ययन एक क्रमबद्ध आधार पर किया जाता है। कारण एवं परिणाम के पारस्परिक संबंध का, किसके संबंध का? कारण एवं परिणाम के पारस्परिक संबंध का अध्ययन किया जाता है। कला एक दिए हुए खालिस्तान की प्राप्ति के नियम की प्रणाली है। कला एक दिए हुए उद्देश्य के, मतलब कोई भी कार्य जो है उद्देश्य के प्राप्ति के नियमों की एक प्रणाली होती है। तीसरा है अर्थशास्त्र में केवल खालिस्तान क्रियाओं का ही अध्ययन किया जाता है। तो अर्थशास्त्र में केवल आर्थिक क्रियाओं का ही अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र के खालिस्तान विभाग एक दूसरे से संबंधित होते हैं। अर्थशास्त्र के 5 विभाग एक दूसरे से क्या होते हैं? संबंधित होते हैं। किसी वस्तु का वह गुण जो मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करता है वह खालिस्तान कहलाता है। क्या कहलाता है? जब मानव आवश्यकताओं की पूर्ति होती है तो किस माध्यम से होती है? उपभोग के द्वारा, उपभोग कहलाता है। अगला है सत्य असत्य। विज्ञान के नियमों में सार्वभौमिकता का गुण होना चाहिए, ये बिल्कुल सत्य है।
अर्थशास्त्र प्राकृतिक विज्ञान के समान ही एक निश्चित विज्ञान है, यह भी सत्य है। उत्पादन तथा वितरण में कोई संबंध नहीं होता है, यह सत्य है क्योंकि उन दोनों में संबंध होता है। अर्थशास्त्र में आर्थिक तथा गैर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, नहीं, केवल अर्थशास्त्र में केवल आर्थिक क्रियाओं का ही अध्ययन किया जाता है, तो यह भी असत्य है। आर्थिक प्रयोजन हेतु अनार्थिक क्रियाएं की जाती है, यह भी असत्य है क्योंकि आर्थिक प्रयोजन के लिए कभी भी आर्थिक क्रियाएं ही की जानी चाहिए। उसके बाद में सही जोड़ी बनाइए। उपभोग, उपयोगिता का सृजन, मूल्य निर्धारण की समस्या, आय व्यय का समायोजन, आवश्यकता की संतुष्टि, साधनों में धन का बंटवारा। तो इसमें आएगा उपभोग के किसके माध्यम से किया जाता है? आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है उपभोग के द्वारा। अगला है उत्पादन, उपयोगिता का सृजन, मूल्य निर्धारण की समस्या, आय व्यय का समायोजन, आवश्यकता की संतुष्टि, साधनों में धन का बंटवारा। तो उत्पादन किसके माध्यम से किया जाता है? उपयोगिता के सृजन के माध्यम से उत्पादन किया जाता है। अगला है विनिमय। तो विनिमय का क्या रहेगा? उत्पादन, उपयोगिता का सृजन, मूल्य निर्धारण की समस्या, आय व्यय का समायोजन, आवश्यकता की संतुष्टि, साधनों का बंटवारा। तो विनिमय का आएगा मूल्य निर्धारण की समस्या, क्योंकि विनिमय की मुख्य समस्या क्या रहती है? मूल्य निर्धारण की समस्या ही जो है विनिमय की मुख्य समस्या रहती है। चौथा है वितरण। वितरण में क्या किया जाता है? उपयोगिता का सृजन, मूल्य निर्धारण की समस्या, आय व्यय का समायोजन, आवश्यकता की संतुष्टि, साधनों में धन का बंटवारा। तो इसमें आएगा आय व्यय का समायोजन। और राजस्व जो है वितरण में आएगा साधनों में धन का बंटवारा, और राजस्व में क्या आएगा? आय व्यय का समायोजन, क्योंकि राजस्व के द्वारा आय और व्यय का समायोजन किया जाता है। एक शब्द में उत्तर दीजिए। विज्ञान के नियमों में कौन सा गुण होना चाहिए? विज्ञान के नियमों में सार्वभौमिकता का गुण होना चाहिए। अर्थशास्त्र विज्ञान है या कला? अर्थशास्त्र विज्ञान और कला दोनों होता है। अगला है उत्पादन में किसका सृजन किया जाता है? उत्पादन में उपयोगिता का सृजन होता है। उत्पादन साधनों के मध्य धन का विभाजन किस प्रकार तथा किसकी समस्या है? उत्पादन में जो साधनों के मध्य धन का विभाजन किसकी समस्या है? वितरण की समस्या होती है। अगला है अर्थशास्त्र में केवल किन क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है? अर्थशास्त्र में केवल आर्थिक क्रियाओं का ही अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र के कितने भाग हैं? अर्थशास्त्र के 5 भाग होते हैं।